वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज है हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 7। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाइल अप्लाइंग केवीएल द डायरेक्शन इन विच लूप इज टू बी ट्रेस्ड इज एंड फॉलोइंग द साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि जब हम केवीएल को लागू करते हैं तो लूप को जिस दिशा में ट्रेस करना है वो क्या होता है, और जो साइन कन्वेंशन होता है वो क्या होता है। जब हम केवीएल की बात करते हैं तो उसमें हमारे वोल्टेज सोर्स होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, एनी रेजिस्टेंस हो सकते हैं, ज़्यादा वोल्टेज सोर्स हो सकते हैं। तो इसमें जो लूप को ट्रेस करना बोले तो लूप कैसा है, जैसे वो है बी सी डी और ए। तो ये हमारा लूप हो गया क्या, ए बी सी डी और फिर वापस से ए। ठीक है, एक क्लोज्ड लूप हो गया। तो ये लूप हम कहीं से भी ले सकते हैं, बी से ले सकते हैं, सी से ले सकते हैं। तो जो हमारा लूप है उसको डिसाइड करना ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। ठीक है, तो ये नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, लेकिन सेकंड क्या बोला है, साइन कन्वेंशन। तो जो साइन कन्वेंशन की बात आती है तो जब हम एक ऐसे लूप में लगाते हैं केवीएल, तो जब यहाँ से जाएंगे तो जब प्लस माइनस से एंटर होंगे तो हम इक्वेशन में माइनस लिखेंगे, यदि रेजिस्टेंस में यहाँ प्लस माइनस हो तो पहले प्लस लिखेंगे। तो जो साइन कन्वेंशन होता है उसको फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 4 एम्पियर ऑफ करंट आर मेजर्ड थ्रू 24 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक वोल्टेज सोर्स है, उसके अक्रॉस एक 24 ओम का रेजिस्टेंस है जिसमें 4 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। हाउ मच वोल्टेज डज द सोर्स प्रोड्यूस, तो सोर्स कितना वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा। सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं इसका। ये बोल रहा है एक वोल्टेज सोर्स है, उससे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, ये है हमारा रेजिस्टेंस, और जो हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो है 24 ओम, और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी है, वो है 4 एम्पियर। तो पूछ रहे कि वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या होंगी। तो जो हमारा वोल्टेज होता है वो होता है V इज इक्वल टू आर आई, ओम के नियम से। तो ये V इज इक्वल टू आर है हमारा 24, आई है हमारा 4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 96 वोल्ट। ठीक, तो वोल्टेज की वैल्यू आ गई 96 वोल्ट। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 4 रेजिस्टेंस 80 ओम, 50 ओम और 25 ओम, और एक है चौथा आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, चारों हमारे कनेक्टेड है पैरेलल में। करंट थ्रू 25 ओम रेजिस्टेंस 4 एम्पियर, जो 25 ओम का रेजिस्टेंस है उससे 4 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो हमने को और टोटल करंट दी है हमारी 10 एम्पियर, जो टोटल करंट फ्लो हो रही है सर्किट में। द वैल्यू ऑफ आर विल बी, तो हमको आर की वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम सर्किट बना लेते हैं। इसमें एक वोल्टेज सोर्स है जिसके साथ में 4 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, 1 2, ये थर्ड, ठीक, और ये फोर्थ। ये 4 रेजिस्टेंस कैसे है, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया हमने। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक है 80 ओम का, ये 80 का, ये है 50 का, ये है 25 का, और ये आर का है। ये आर की वैल्यू हमको पता करना है, और सर्किट में टोटल करंट कितनी है, 10 एम्पियर है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि एक और बोला, ये जो 25 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें 4 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो जो हमारा वोल्टेज होता है वो क्या होता है, V इज इक्वल टू आर आई। ठीक है, तो आर कितना दिया है 25, और उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, 4 एम्पियर की। तो हमारा वोल्टेज निकल के आ गया 100 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे 100 वोल्ट है। ठीक है, 100 वोल्ट यहाँ और यहाँ पे। तो ये पूरा सर्किट कैसा है, पैरेलल में। तो हमारा सोर्स भी कितने का है, 100 वोल्ट का है पैरेलल में। तो यहाँ भी 100 वोल्ट है, यहाँ भी 100, सभी दूर 100 वोल्ट है। ठीक है, 100 निकल के आया, तो यहाँ पे हम करंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे करंट कितनी होगी, तो करंट आई इज इक्वल टू वी बाई आर। तो ये हो जाएंगे 100 अपन में 15, तो ये आ गया 2 एम्पियर। जो हमारा 50 ओम का रेजिस्टेंस है उसमें से 2 एम्पियर की करंट फ्लो होंगी, और जो 80 ओम का है वहां से कितनी करंट फ्लो होगी, तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर सी निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 80, इसको कैंसिल करेंगे 5 टाइम 4 टाइम। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.25 एम्पियर। ठीक है, तो 80 में आ गया करंट 1.25 एम्पियर। अब हमको टोटल करंट दी है, तो जब टोटल करंट में से तीनों करंट को हम माइनस कर देंगे तो हमको यहाँ की आर में फ्लो होने वाली करंट मिल जाएगी। ठीक है, तो हम यही करते हैं। हमारी टोटल करंट कितनी है, इसको हम यहाँ पे I1 मान लेते हैं जो आर से फ्लो हो रही है। इसको निकालने के लिए टोटल करंट हमारी 10 एम्पियर की है, उसमें से माइनस कर देते हैं सारी करंट कितनी, 1.25 प्लस 2 प्लस 4, ये हो गया 10 माइनस
4, 5, 6, 7, 7.25, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2.75 एम्पियर, ठीक है। ये आर से फ्लो होने वाली करंट है, ठीक। तो इसमें हमको यहाँ वोल्टेज पता चल गया 100, और तो आर की वैल्यू होती है वी बाई आई, करेंट और वोल्टेज हमको पता चल गया। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 2.75। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन आएगा 36.36 ओम, ठीक है। जो हमारा ऑप्शन जी है ये होगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू लाइट बल्ब पी क्यू आर आइडेंटिकली इन ऑल रिस्पेक्ट्स, ठीक है। मतलब पी और क्यू दो हमारे बल्ब है, वो दोनों सेम है, एक्सेप्ट पीस फिलामेंट इज थिकर। सिर्फ एक कंडीशन है कि जो पी का फिलामेंट है वो थोड़ा सा मोटा है क्यू के कंपैरिजन में। इफ द सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड टू ईच अदर, जब दोनों पे सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा। तो हम देखते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो क्या था, रो एल अपॉन में ए। तो हमारा जो कंडक्टर ठीक होगा मतलब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो जो हमारा पी वाला कंडक्टर है, पी कंडक्टर जो हमारा पी, तो इसका जो थिकर है तो पी का जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा क्यू के कंपेरिजन में। क्यों, क्योंकि हमारा पी की थिकनेस, फिलामेंट की थिकनेस ज्यादा है। तो ये फॉर्मूलेशन देख लेते हैं, उसकी थिकनेस ज्यादा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा तो उससे रेजिस्टेंस कम होगा। तो जो हमारी करंट होती है आई इजिकल टू क्या होती है, वी बाई आर होती है। तो जब हमारी आर की वैल्यू कम होगी तो वी हमारी आई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे ज्यादा होंगी। मतलब जो पी वाला रेजिस्टेंस है इसमें करंट ज्यादा होंगी क्यू के कंपेरिजन में, ठीक है। जो फिलामेंट है उसको हम रेजिस्टेंस लिख रहे हैं यहाँ पे, क्यू है उसकी करंट, ठीक है। तो जब हम देखते हैं कि फिलामेंट जो बल्ब है वो कैसे जलता है, फिलामेंट वाला आई स्क्वायर आर, उसमें हीट लॉस होती है उसके कारण जलता है आई स्क्वायर आर के कारण में। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ आई का स्क्वायर है, और जो पी वाला बल्ब है उसमें करंट क्या है, ज्यादा है। तो जो हमारा पी वाला बल्ब होगा वो ज्यादा ब्राइटनेस से जलेगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो देख लेते हैं, सी, पी विल बर्न ब्राइटर बिकॉज इट हैज अ लोअर रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस लो है, इसके कारण इसमें करंट हाई होगी, इसके कारण ये ज्यादा ब्राइटनेस से जलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द सिंबल यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग इंडिपेंडेंट सोर्स। तो ठीक है, सोर्स हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट। तो सोर्स को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो इंडिपेंडेंट सोर्स को कुछ इस टाइप से दिखाते हैं, प्लस माइनस। ये हमारा वोल्टेज सोर्स हो गया, ठीक है। ये हमारा करंट सोर्स हो गया, करंट सोर्स को हम ऐसे दिखाते हैं। लेकिन जब डिपेंडेंट सोर्स आते हैं इसको ऐसे डायमंड बना के शो करते हैं, ठीक है, प्लस माइनस। और जब करंट की बात हो तो उसको ऐसा एरो बना के शो करते हैं। तो जो हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं उसको हम कैसे सर्कल बना के शो करते हैं। सर्कल हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मेट्रिक सिस्टम इज कॉल्ड, ठीक है। तो जो मेट्रिक सिस्टम होता है, मेट्रिक सिस्टम वही होता है हमारा एम के एस सिस्टम, ठीक है। एम के एस बोलो तो मीटर, किलोग्राम और साथ में सेकंड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन एम के एस। जब हम सी टी एस की बात करें तो ये होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, ठीक है। जो एसआई होता है उसमें होता है मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, ठीक है। तो ये एमकेएस के टाइप ही होता है, एसआई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द हॉट रेजिस्टेंस ऑफ अ फिलामेंट ऑफ बल्ब हायर देन द कोल्ड। ये बोल रहा है कि जब हमारा हॉट फिलामेंट होता है हॉट तब उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, और जब वो ठंडा हो जाता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा उस रेजिस्टेंस का, उस फिलामेंट का। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कोई भी यदि मटेरियल है उसका टेम्परेचर जो है यदि हम बढ़ाएंगे, यदि उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, तो उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है, क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। तो उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब मान लो कोई मटेरियल है, ठीक है, उसका टेम्परेचर क्या किया हमने, बढ़ाया, लेकिन जो रेजिस्टेंस है
वो कैसा हो गया, कम हो गया। तो उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और मान लो कोई और मटेरियल है, उसका टेम्परेचर हमने क्या किया, बढ़ाया, लेकिन उसके रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आया, तो इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा हो गया, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कि ऐसे मटेरियल जिसका टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस भी बढ़ता है तो होता है पॉजिटिव रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पे, यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे लेकिन रेजिस्टेंस कम होगा तो उसका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। लेकिन यदि किसी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसके रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा तो उसको जीरो रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है उसका। ठीक है, तो जो हमारे ऐसे मटेरियल जिसका पॉजिटिव होता है, जितने का भी पॉजिटिव होता है वो मैक्सिमम क्या होते हैं, हमारे मेटल होते हैं। जिनका नेगेटिव होता है वो हमारे सेमी कंडक्टर होते हैं। और जो जीरो वाले होते हैं वो कुछ कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल। तो जब हॉट था तो उसका रेजिस्टेंस क्या था, हाई था। जब कोल्ड हुआ तो उसका रेजिस्टेंस कम हो गया, तो वो कैसा हो गया, हमारा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट हो गया, पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम इंड्यूस्ड वोल्टेज। तो जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है, इससे पहले हम ट्रांसफार्मर में पढ़ा हुआ है, तो जो ट्रांसफार्मर में इंड्यूस्ड वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो वो क्या होता है, इज इक्वल टू 4.44 मैक्सिमम फ्लक्स इंटू एफ इंटू नंबर ऑफ टर्न। तो जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, फ्रीक्वेंसी की। मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट वाला डीसी है, सेकेंड भी डीसी है, थर्ड में कितना है 60 साइकिल पर सेकेंड है, डी में कितना है 490 साइकिल पर सेकेंड। तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो प्रोपोर्शनल होता है हमारी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इज डिटरमाइंड बाय। ठीक है, मेटल की कंडक्टिविटी को कैसे डिटरमाइन करते हैं, सबसे पहले कंडक्टिविटी देख लेते हैं। तो जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, रो एल बाई ए। यहाँ पे रो है हमारा रेजिस्टिविटी, और जब हम वन अपॉन रो की बात करें तो ये होता है सिग्मा, इसी को बोलते हैं हम कंडक्टिविटी। ये सभी मटेरियल के लिए एक फिक्स होती है। ठीक है, तो ये जो हम देखते हैं, तो जो कंडक्टिविटी है दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उस मेटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। सेकेंड, उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितनी ज्यादा होंगी वो उतना अच्छा ही कंडक्टर होगा और उसकी कंडक्टिविटी उतनी अच्छी होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोले तो जब किसी कंडक्टर के अपन सिरों पर एक डाइलेक्ट्रिक फोर्स लगाएंगे, फोर्स या वोल्टेज लगाएंगे, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन कितने अच्छे से फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो हम ऑप्शन देख लेते हैं कि द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन मोबिलिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कितना है, साथ में इनकी मोबिलिटी जितनी अच्छी हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ I4 इन द फॉलोइंग नोड। तो किसी भी नोड पे आने वाली करंट का सम जो होता है वो जीरो होता है, ये हमारा किरचॉफ करंट लॉ है। ठीक है, मतलब किसी भी नोड पर मिलने वाली सभी करंट का जब सम करेंगे तो वो जीरो होता है। तो हमको यहाँ पे I4 की वैल्यू निकालना है, तो हम I4 को एक साइड रखेंगे। ठीक है, आने वाली सभी करंट को प्लस लेंगे। ठीक है, तो आने वाली करंट कौन सी है, आने वाली सभी को प्लस ले रहे हैं। ठीक है, तो I4 प्लस हो गया, प्लस में I4 प्लस, I4 आ रहा साथ में I1 आ रहा, तो I1 को भी प्लस में लिखते हैं, बाकी सारी को माइनस कर देंगे इसमें। ठीक है, जो जा रही है तो क्या जा रही है, I2 जा रही है, I3 भी यहाँ से जा रही है, और माइनस I5 भी यहाँ से जा रही है। ठीक है, I5 भी यहाँ से जा रही है, तो हम I4 को इस साइड रखेंगे, बाकी सभी को उस साइड ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि हमको उसकी वैल्यू निकालना है। तो I4 इज इक्वल टू, जो माइनस वाली टर्म है सारी प्लस हो जाएंगी, I2 प्लस I3 प्लस I5 माइनस में I1। ठीक है, तो ऐसा कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या, 235 प्लस में, 235 प्लस में माइनस I1, तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। जो KCL है उसका स्टेटमेंट यही है कि किसी भी नोड पर मिलने वाली सभी करंट का बीजगणितीय योग जीरो होता है।
मतलब उनका सम 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टू इनकैंडेसेंट बल्ब रेटेड रिस्पेक्टिवली P1 और P2। ठीक है, दो लैंप है जिनकी रेटिंग क्या है, P1 और P2 है, पावर रेटिंग है। फॉर ऑपरेशन एट अ स्पेसिफाइड मेन वोल्टेज आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द मेन। ठीक है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। द टोटल पावर सप्लाइड बाय द मेन टू द टू बल्ब विल बी। ठीक है, तो हमको टोटल पावर जो सप्लाई हो रही है दोनों बल्ब को वो निकालना है। तो जब भी दो बल्ब सीरीज में लगे होते हैं तो इसमें जब टोटल पावर निकालना होता है, यहाँ पी इक्विवेलेंट लिख लेते हैं, तो उसको हम इस टाइप से निकालते हैं, 1/P1 प्लस 1 में P2, जब सीरीज में हो। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो पी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू P1 प्लस P2 अपॉन में P1 P2। इसको जब ऊपर लेके जाएंगे, पी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू P1 P2 अपॉन में P1 प्लस P2। तो जो इक्विवेलेंट पावर निकलती है सीरीज में वो कुछ इस टाइप से निकलती है। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा। ठीक है, जब हम पैरेलल की बात करेंगे, जब पैरेलल कनेक्ट हो P1 और P2, जब टोटल पावर निकालनी होती है तो पी इक्विवेलेंट जब निकालना तो इनको डायरेक्ट प्लस कर देते, P1 प्लस P2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द स्लोप ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे तो ओम्स लॉ में जो स्लोप होगा वो किसको दिखाएगा वो पूछ रहा है। ठीक है, तो ओम्स लॉ की बात करें तो ओम्स का लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आर आई। आर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, आई करंट है, V वोल्टेज है। ठीक है, तो जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे इसका तो हम ग्राफ बनाते हैं ऐसा, ये होता है हमारा V, ये होता है हमारा I। यहाँ पे जो स्लोप होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो R का होता है, उसकी वैल्यू होती है V/I। तो जो ओम्स लॉ में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें जो स्लोप है वो हमारा रेजिस्टेंस को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन द सर्किट अबोव द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, इसके बीच में हमको निकालना है आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारा 3 ओम का रेजिस्टेंस है और 7 ओम का है, ये दोनों कैसे साथ में सीरीज में कनेक्टेड है। तो जो इसका इक्विवेलेंट निकल के आएगा, यहाँ पे इसका ऐसा एक इक्विवेलेंट निकल के आएगा। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 7 और 3 का आर इक्विवेलेंट 7 प्लस 3, क्योंकि सीरीज में है, तो ये हो जाएगा 10 ओम। ठीक है, तो ये हमारा दोनों का निकल के आ गया 10। अब हम देख रहे हैं कि ये 10 और ये 10 के साथ दोनों पैरेलल में है। जब दो सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उसका जो इक्विवेलेंट निकल के आता है वो आता है उसका हाफ। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं। पैरेलल में है तो 10 × 10 अपॉन में 10 + 10, मतलब 100 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू, ये आ गया 5 ओम। उसका हाफ आ गया ना। ठीक है, ये जो 5 ओम है वहाँ यहाँ पे ऐसा लगा हुआ होगा इनके साथ में। ठीक है, तो ये 5 और ये 5 दोनों हो गए सीरीज में, क्योंकि यहाँ से निकालना है हमको। तो ये 5 ये 5 सीरीज में हो गए तो इनका आर इक्विवेलेंट क्या जाएगा, 5 + 5 इज इक्वल टू 10 आ गया, 10 ओम। ठीक है, तो फाइनली हमारा लास्ट में निकल के आया 10 ओम। जो हमारा 10 ओम है वो ये वाले 10 ओम के साथ में कैसा होगा, यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट होगा। तो दो 10 ओम के रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा इसका हाफ, मतलब 5 ओम आएगा। इसको भी हम एक बार निकाल लेते हैं, आर इक्विवेलेंट 10 × 10 अपॉन में 10 + 10, तो यह आ जाएगा 100/20। तो जो हमारा इक्विवेलेंट निकल के आया वो कितना आया, 5 ओम। ए और बी के क्रॉस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया हमारा 5 ओम। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ साइन वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 हर्ट्ज। 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज। तो जो हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा, वो होती है 2πf। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 2π इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 60 हर्ट्ज। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 120π रेडियन पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट हो गई। ठीक, जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द करेंट इन एलिमेंट व्हेन चार्ज एंटरिंग द एलिमेंट इज। ये चार्ज दिया हमको, जो करंट होती है आई, वो चार्ज फ्लो की दर को ही हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो आई हो जाता है हमारा dq अपॉन में dt। तो dq हमको दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, d10e⁻t अपॉन में dt। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा आई निकल के क्या आएगा, ये आ जाएगा
10 और ई की पावर माइनस टी का ई की पावर माइनस टी होता है। तो आई की वैल्यू निकल के आ जाएगी -10 ई की पावर माइनस टी। तो ये हमारा बी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द एसआई बेस यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर इज। तो टेम्परेचर की बेस यूनिट पूछा है हमको, ठीक है। तो जो हम यहाँ देख रहे हैं ऑप्शन में जो वोल्ट है, ये किसकी यूनिट होती है? ये होती है वोल्टेज की, ठीक है। एम्पियर है, ये किसकी यूनिट होती है? करंट की। जो कैंडला है वो किसकी होती है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। तो बच गया हमारा केल्विन। तो जो केल्विन है वो होती है हमारी टेम्परेचर की यूनिट। जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द करंट I1 I2 whose relations in an electric circuit are given। जो I1 और I2 की हमको दो इक्वेशन दी है, हमें इनकी वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। I1 -3I2 इक्वल टू 1, ये एक फर्स्ट इक्वेशन हो गई। 3I2 -5I2 इज इक्वल टू 2, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो इसमें हम किसी भी एक टर्म को एक जैसा कर लेंगे। जैसे I1 वाली टर्म को एक जैसा कर लेते हैं या I2 वाली टर्म को। तो हम I1 वाली को करते हैं, तो इसमें हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को 3 से और ये पूरी इक्वेशन को 4 से। तो हमारी जो नई इक्वेशन निकल के आ जाएंगी वो क्या होंगी? 12I1 -9I2 इज इक्वल टू 3। ये वाली इक्वेशन होगी 12I1 -20I2 इक्वल टू 8, ठीक है। तो इक्वेशन को माइनस कर देते, जब माइनस करते तो यहाँ के साइन चेंज हो जाते हैं। इसको जब करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे निकल के आएगा हमारा क्या? 20 में से 9 जाएंगे, तो ये हो जाएगा 11I2 इज इक्वल टू 8 में से 3 गए तो ये हो जाएगा -5। जो हमारी I2 की वैल्यू निकल के आई वो आ गई -5 अपॉन में 11। तो हम देख रहे हैं कि हमारे ऑप्शन में सिर्फ एक ही वैल्यू है I2 की, जिसमें -5/11 है। तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। और जब इसके आगे हमको निकालना हो I1 की वैल्यू, ठीक है, I1 की वैल्यू निकालना है, तो हम ये जो इक्वेशन है 4I1 -3I2 इज इक्वल टू 1, इसमें हम पुट कर देंगे I2 की वैल्यू, ठीक है। करते हैं I1 -3 इंटू माइनस में 5/11 इज इक्वल टू 1। जब इसमें माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 4I1 प्लस 15/11 इज इक्वल टू 1। जब 4I1 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 -15/11, ठीक है। 4I1 इज इक्वल टू हो जाएगा -4/11। तो I1 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो I1 हो जाएगा हमारा -1/11। ऑप्शन बी में है I1 की वैल्यू -1/11, I2 की वैल्यू -5/11। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ I1 इन द फॉलोइंग सर्किट। ये I1 की वैल्यू हमें निकालना है इस सर्किट में। तो इस सर्किट को हम थोड़ा सा सिंपल करके बना लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप बना हुआ है। ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हमारा एक करंट सोर्स है, ठीक है। और फिर इसके बाद एक रेजिस्टेंस है, फिर एक रेजिस्टेंस है, फिर एक करंट सोर्स है। ये कुछ इस टाइप से बना हुआ है, ठीक है। इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। ये हमारा 2, और यहाँ पे हमको क्या निकालना है? इसी में निकालना है हमको I1 की वैल्यू, ठीक। उसके बाद ये करंट सोर्स हो गया कितना? 30 एम्पियर का। यहाँ पे हो गया 6 ओम, 4 ओम, और ये नीचे साइड में 8 एम्पियर का। तो यहाँ पे हम एक नोड मान सकते हैं, ठीक है। V, यहाँ का वोल्टेज हो गया V0। ये पूरा का पूरा एक ही नोड है, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्टेड है। इसको हम रेफरेंस नोड मान लेते हैं। जब हम नोडल एनालिसिस करेंगे यहाँ पे, तो V0 अपॉन में 2, यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया V0 अपॉन में 2। ये करंट आ रही है तो इसको लिखेंगे -30, प्लस यहाँ से लिखेंगे V0/6 प्लस V0/4 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। V0 वाली सारी टर्म एक साइड लिख लेते हैं, V0/2 प्लस V0/6 प्लस V0/4। जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 22, ठीक है। इधर माइनस में रहेगा, उधर जाएगा प्लस में जाएगा। इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 12। यहाँ पे आ गया 6V0 प्लस 2V0 प्लस 3V0, ठीक है, इक्वल टू 22। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो हो जाएगा हमारा 11 अपॉन 12V0
इज इक्वल में 22। जब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये वी नॉट हो जाएगा 22/11 इंटू 12। तो वी नॉट की वैल्यू निकल के आ जाएंगी टू 24 वोल्ट। ठीक है, तो जो हमारा वी नॉट है ये निकल के आ गया हमारा 24 वोल्ट। तो जो यहाँ से जो फ्लो होने वाली करंट I1 है ये निकालना बहुत ही ईजी हो गया, क्योंकि ये जो हमारा I होता है वो क्या होता है V अपॉन में R। तो I इज इक्वल टू हो गया V क्या है 24, R हमारा 2, तो I की वैल्यू निकल के आ गई 12 एम्पियर। तो जो हमारा ऑप्शन बी है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ मास ऑफ 150 kg एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, फाइंड द एनर्जी ऑफ वर्क एक्सपांडेड इट मास मूव 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मास को यदि हम 10 सेंटीमीटर मूव करा देंगे तो इसमें एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई वो हमको निकालना है। ठीक है, तो जो हमारी वर्क डन होता है, वर्क डन वही हमारा एनर्जी होता है। तो वो क्या होता है फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ हम वैल्यू रखेंगे तो फोर्स कितना है 100 न्यूटन इंटू कितना 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10 जूल। जूल या इसको न्यूटन मीटर भी बोलते हैं। ठीक है, ये तो होगा हमारा वर्क डन। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेनेवर फ्लक्स लिंक विद द कंडक्टर या कॉइल चार्जेस एन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इट। ठीक है, जब किसी भी कंडक्टर से फ्लक्स लिंक होगा तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट किसका है ये क्वेश्चन हमको पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी लॉ दिए हैं वो देख लेते हैं हम। जो लेंज लॉ है, तो लेंज लॉ बोलता है कि करंट या वोल्टेज जिस कारण से इंड्यूस्ड हुए है वो उसी का अपोज करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालते हैं हम डी फाई बाई डी टी एन होता है यहाँ पे। तो जो माइनस का साइन आता है ये लेंज लॉ के कारण ही आता है, कि जिस कारण से प्रोड्यूस हुआ उसका ये अपोज करते हैं। ठीक, फेराडे का फर्स्ट लॉ, फेराडे का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि जब भी किसी कंडक्टर किसी कंडक्टर के फ्लक्स लिंकेज में चेंज कराऊंगे, जैसे कोई फ्लक्स लिंक होगा तो उसके कारण इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। वही यहाँ हमारा स्टेटमेंट भी बोल रहा है, तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। जो फेराडे का सेकेंड लॉ होता है, तो जो फ्लक्स इंड्यूस्ड होता है, ठीक है, जो इंड्यूस्ड फ्लक्स है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब फ्लक्स में जितना चेंज होगा लिंकेज में वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ क्या बोलता है कि जब भी किसी कंडक्टर है इसके सिरों पे वोल्टेज लगाया जाएगा तो उसमें करंट फ्लो होंगी, और जो करंट फ्लो होंगी वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। जब वोल्टेज प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे आर आई आता है, आर हमारा रेजिस्टेंस होता है, ये होता है हमारा ओम लॉ। तो यहाँ पे बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।